हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भंवर धाराएं यानी कि एडी करंट। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भंवर धाराओं के इस टॉपिक को हमें किस क्रम में पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भंवर धाराएं क्या हैं और कैसे उत्पन्न होती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे भंवर धाराओं के लिए सूत्र कैसे निकालते हैं। तो इसका सूत्र भी आपको याद कर लेना है, इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन कैसे आएगा वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन आपका ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद भंवर धाराओं का प्रायोगिक प्रदर्शन हम देखेंगे। इसके अंतर्गत हम 3 प्रयोगों को देखेंगे और अगर आप प्रयोग बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो आप इसके उपयोग बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि भंवर धाराओं से हानि क्या होती हैं और इस हानि को हम कैसे रोक सकते हैं। और इसके बाद हम भंवर धाराओं के उपयोग समझेंगे और सबसे अंत में बोर्ड परीक्षा में भंवर धाराओं से संबंधित प्रश्न कैसे आते हैं और उसके आंसर कैसे लिखना है, इसके लिए आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो वीडियो में ही आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा जाएगा या फिर आप हमारी वेबसाइट notesbysandeep.com पर जाकर वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भंवर धाराओं को पढ़ने से पहले हमें एक फैराडे का एक्सपेरिमेंट पता होना चाहिए। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोगों को फैराडे का प्रयोग पता है। फैराडे के प्रयोग में एक कुंडली होती है और इस कुंडली में उन्होंने बताया कि यदि इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिससे प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। मान के चलिए ये एक कुंडली है और इसके पास में एक चुंबक रखी है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चुंबक का होता है चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय बल रेखाएं इसके पास से कुछ इस तरीके से निकलती हैं और इसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और इसके अंदर जो रेखाएं होती हैं उन्हें चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। तो फैराडे के प्रयोग में ये देखा गया कि जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास लाते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, यानी कि इस कुंडली से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या में या तो कमी होती है या वृद्धि होती है। जैसे इस केस में जब हम इसको पास लेकर जा रहे हैं तो पहले एक रेखा टकराएगी। मान के चलिए एक पर्टिकुलर कुंडली को हम यहाँ पे समझने के लिए लेते हैं। तो इस कुंडली से पहले एक रेखा टकराएगी, फिर ये 2 और रेखाएं टकराएंगी और फिर बाद में जैसे ही हम इसको पास लेकर आते जाएंगे तो फिर ये 2 रेखाएं और टकरा जाएंगी। इस तरीके से हम कहेंगे कि पास लाने पर इस कुंडली का फ्लक्स बढ़ेगा, इस तरीके से, क्योंकि रेखाओं के जो टकराने की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, इस तरीके से। लेकिन जब हम चुंबक को इस कुंडली से दूर ले जाते हैं इस तरीके से, ये देखिए, तो वही संख्या घट जाएगी। तो घटना या बढ़ना किसको प्रदर्शित करेगा? तो आंसर है परिवर्तन को। तो यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ है। और फैराडे का जो सूत्र है वो सूत्र कहता है कि E बराबर -d∅/dt। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर समय के साथ फ्लक्स में परिवर्तन होता है, फाई का मतलब फ्लक्स है, तो फ्लक्स में यदि समय के साथ परिवर्तन होता है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने से इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी और वो प्रेरित धारा जो आई उत्पन्न होगी वो अपने ही कारण का विरोध करेगी। इसे हमने लेंज नियम में पढ़ा था। जो लेंज का नियम था उसमें हमने देखा था कि जो प्रेरित धारा होती है वो अपने ही कारण का विरोध करती है। और इसको हमने डिटेल में भी देखा था कि अगर इसके फ्लक्स में परिवर्तन 10 फाई हो रहा है तो उसका अपोजिट वो 10 फाई उत्पन्न करती है, क्योंकि वह अपनी नॉर्मल अवस्था में रहना चाहती है। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे क्लियर करते हैं कि जब भी फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। लेकिन सन 1895 में फोको नाम के वैज्ञानिक ने बताया कि उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि अगर हम चुंबक के पास किसी कुंडली को रखते हैं और चुंबक की गति कराते हैं तो इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है,
क्योंकि इसके फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो फोको ने क्वेश्चन किया कि अगर हम इस जगह पर, इस तार की जगह पर धातु का टुकड़ा रखें तो भी क्या यही होगा। तो इस प्रयोग को फोको ने किया था और सबसे पहले फोको ने ही बताया था कि भंवर धाराएं नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो चलिए अब हम इस कुंडली की जगह पर एक धातु का टुकड़ा रखते हैं। मान के चलिए ये एक धातु का टुकड़ा है। अब इसके पास में हम एक चुंबक रखते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो इसका चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस तरीके से होगा, ये देखिए। तो अब हम चुंबक को इस धातु के टुकड़े के पास लेकर आते हैं इस तरीके से। तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले इस धातु के टुकड़े से एक रेखा टकराएगी, इसके बाद ये दो रेखाएं और टकराएंगी। तो पहले फ्लक्स था 1, अब टोटल हो जाएगा 2 और टकराने के बाद 3, फिर 2 और टकराने के बाद हो जाएगा 5 और फिर 2 और टकराने से हो जाएगा 7। तो पहले कितना होगा 1, फिर कितना हो जाएगा टोटल 3, 2 और टकराने से कितना हो जाएगा 3, फिर 2 रेखाएं और टकरा जाएंगी तो कितना हो जाएगा 5, फिर 2 रेखाएं और टकरा जाएंगी तो कितना हो जाएगा 7, फिर 2 रेखाएं और टकरा जाएंगी तो कितना हो जाएगा 9। कहने का मतलब ये है कि अगर हम चुंबक को इस तरीके से धातु के टुकड़े के पास लेकर आते हैं तो ये जो रेखाएं हैं वो इससे लगातार टकराएंगी, जिनका क्रम इस तरीके से होगा। तो ये रेखाओं के टकराने का जो परिवर्तन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो क्रम है वो अलग अलग है। तो हम कह सकते हैं कि फ्लक्स में क्या होगा परिवर्तन, क्योंकि पहले फ्लक्स 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 होगा। तो फ्लक्स में क्या होगा परिवर्तन होगा। और जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो हम फैराडे के नियम से जानते हैं कि अगर फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होगा। तो इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अब इस धातु के टुकड़े के अंदर कई मुक्त इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन चलेंगे। लेकिन अब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो धारा बनेगी, लेकिन धारा कब बह सकती है, जब एक कंप्लीट सर्किट हो। तो इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगी और वो इस तरीके से भंवर के रूप में होगी और ऐसे भंवर इसमें बनेंगे। और ये जो प्रेरित धारा है, चूँकि ऐसे ही रिंग क्यों बनी, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि रिंग ही क्यों बनी, क्योंकि इस तरीके से रिंग में एक कंप्लीट परिपथ बन जाता है और तब उसमें से करंट इस तरीके से बहेगी, तब ये करंट कहलाएगी। अगर परिपथ इस तरीके से हो तो ये करंट नहीं कहलाएगी, क्योंकि परिपथ को पूर्ण होना पड़ेगा इस तरीके से। तो ये प्रेरित धारा इस तरीके से उत्पन्न होती है। और ये जो प्रेरित धारा है ये क्या करती है, अपने ही कारण का विरोध करती है। लेंज के नियम अनुसार जैसे कि कुंडली में होता है, उसी तरीके से धातु के टुकड़े में भी होता है। और अब हम कह सकते हैं कि चाहे धातु का टुकड़ा हो चाहे कुंडली हो, अगर फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और प्रेरित विद्युत वाहक बल यदि उत्पन्न होता है तो उसमें प्रेरित धारा भी बनेगी। यहाँ पे इस तरीके से धारा बन रही है और इस धारा को हम भंवर कहेंगे। जैसे आपके पास बाल्टी में पानी रखा है और अगर उस पानी को आप इस तरीके से सर्किल के फॉर्म में ऐसे घुमा देते हैं तो उस पानी का एक भंवर बनता है। उसी तरीके से यहाँ पे धाराएं बनेंगी। आपके पास बाल्टी में यदि पानी है और आपने उस पानी को, जैसे आप कपड़े धोते हो तो जब उसमें आप यहाँ पे डिटर्जेंट डालते हो तो फिर पानी को आप घुमाते हो इस तरीके से, तो पानी कैसे ऐसे ही घूमने लगता है और सेंटर पॉइंट उसका भंवर जैसा दिखता है। वैसे ही यहाँ पे भंवर धाराएं उत्पन्न हो रही हैं। तो ये हो गया कि भंवर धाराएं कैसे उत्पन्न होती हैं। भंवर धाराएं हमेशा धातु के टुकड़े में ही उत्पन्न होंगी। कोई भी धातु का टुकड़ा होगा, क्योंकि चालक जो तार होते हैं, कुंडली जो होती है, उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। लेकिन धातु के टुकड़े में यदि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए, तो इसमें भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं। तो यदि हम बात करें भंवर धाराओं की परिभाषा की तो वो कुछ इस तरीके से होगी। किसी चालक से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में
परिवर्तन करने से उस चालक में बंद घेरे के रूप में प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती हैं, जिन्हें भंवर धाराएं कहते हैं। तो अब ये आपको इसी तरीके से बोर्ड परीक्षा में भी लिखना है। भंवर धाराओं की जो परिभाषा है वो, तो देखिए इसको कैसे लिखा गया है, बिल्कुल सिंपल है। ये देखिए, किसी चालक से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने से, ये चालक है, इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किसने किया? तो आंसर है चुंबक ने किया, क्योंकि इस चुंबक को जब हम इसके पास लाते हैं तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो वही लिखा है यहाँ पे डेफिनेशन में, आप देख भी सकते हैं कि किसी चालक से संबद्ध, ये चालक है, इसे हम धातु का टुकड़ा भी बोल देते हैं और चालक भी बोल देते हैं। तो किसी चालक से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने से, यानी कि इस चालक से संबद्ध अगर ये चुंबक को पास लाएंगे तो इससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो आपको यहीं से बोलना है कि किसी चालक से संबद्ध अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो क्या होता है? चालक में बंद घेरे के रूप में, ये देखिए बंद घेरा है ना ये, तो बंद घेरे के रूप में भंवर धाराएं या प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती हैं। जैसे कि कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती हैं, वैसे धातु के टुकड़े में भी होती हैं। ये बंद घेरे के रूप में है, ये भंवर जैसी होती हैं, इसलिए इनका नाम पड़ गया भंवर धाराएं। इन्हें चूँकि फोको नाम के वैज्ञानिक ने सन 1895 में खोजा था, इसलिए इन्हें फोको धाराएं भी कहते हैं, क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट था वो फोको ने किया था। अब इसके आधार पर और भी कई चीज़ें हैं। तो अभी तक तो हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, तो आप डेफिनेशन तो बड़े आराम से याद कर पाएंगे। तो ये भंवर धाराओं की डेफिनेशन है। अब हम बात करेंगे कि भंवर धाराएं का जो फॉर्मूला है वो कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे आप जो परिभाषा है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी तक जो पहला टर्म है याद करने वाला वो यही आया है कि किसी चालक से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने से उस चालक में बंद घेरे के रूप में प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती हैं, जिन्हें भंवर धाराएं कहते हैं। तो जो हमारा क्रम था उसमें पहला क्या था? भंवर धाराएं क्या हैं और कैसे उत्पन्न होती हैं। तो भंवर धाराओं के बारे में हमें पता चला डेफिनेशन में कि किसी चालक से संबद्ध यदि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करें तो भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं। कैसे उत्पन्न होती हैं? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से। तो ये तो हमें क्लियर हो गया। इसके बाद है कि भंवर धाराओं के लिए सूत्र कैसे निकालेंगे। तो आइए एक नज़र डाल देते हैं। तो भंवर धाराओं के सूत्र के लिए हम फैराडे का यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट था उसकी हेल्प लेंगे। तो फैराडे के नियम के अनुसार E बराबर -d∅/dt, परंतु जो ओम का नियम है वो क्या होता है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ओम का नियम होता है V समानुपाती I, या फिर V समानुपाती हटता है तो एक नियतांक आता है R × I। अब चूँकि हमें I निकालना है, यानी कि भंवर धाराएं निकालनी हैं, तो हम V/R कर सकते हैं। तो V/R बराबर कितना होगा? I। अब यहाँ पे लेकिन V विभवांतर कहलाता है, लेकिन इसकी जगह पर तो यहाँ पे विद्युत वाहक बल दिया गया है, तो हम V की जगह पर E का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का टर्म एक ही होता है। तो यहाँ पे हम V की जगह पर क्या लिखेंगे? E। तो E/R बराबर I, ये नया फॉर्मूला बनेगा। तो हम यहाँ पे भंवर धाराओं के लिए लिखेंगे। इसलिए यदि हम उस धातु के टुकड़े का प्रतिरोध जो है, जो हमारे पास धातु का टुकड़ा था, ये देखिए ये वाला, अगर हम इसका प्रतिरोध R मान लें, इसमें जो प्रतिरोध होगा वो R मान लें, क्योंकि हर धातु के टुकड़े में अपना कोई ना कोई प्रतिरोध होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यदि धातु के टुकड़े का प्रतिरोध कैपिटल R हो तो ओम के नियम के अनुसार क्या होगा? I बराबर E/R। ये असल में V/R के संदर्भ में लिखा गया है। E की जगह पर, अब यहाँ पे V तो है नहीं, तो इसकी जगह पर हम E का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो I बराबर E का मान कितना है? -d∅/dt। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं -d∅/dt और बटे ये देखिए R। तो ये हो गया हमारा भंवर धाराओं के लिए फॉर्मूला, I बराबर -d∅/dt R। इसको हम संशोधित करके ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि दोनों तरीके ठीक रहेंगे। जैसे -1/R और d∅/dt
मतलब कि माइनस का जो माइनस और एक ऊपर माना जाएगा, तो 1/r को हम अलग से लिख लेते हैं। तो बटे में ये बटे वाली चीज़ है d∅1dt, इसको हमने अलग लिख लिया ब्रैकेट में। तो ये भी फॉर्मूला ईडी करंट का रहेगा। तो ये देखिए, इसके बाद हम देखेंगे कि भंवर धाराओं का प्रायोगिक प्रदर्शन कैसे है, कहाँ कहाँ पे भंवर धाराओं का जो संकेत है मिलता है। तो आइए सबसे पहले हम प्रयोग फर्स्ट को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। आपके सामने एक चित्र है और इसमें आप देख सकते हैं कि एक दृढ़ आधार से एक रस्सी बंधी हुई है और रस्सी से धातु का टुकड़ा बंधा हुआ है। ये क्या है? धातु का टुकड़ा। तो इसको हम यहाँ पे ले जाके छोड़ देते हैं तो ये इस तरीके से दोलन करेगा, इस तरीके से। और हमने दृढ़ आधार से यहाँ पे बांधा हुआ है, तो ये रस्सी और ये धातु का टुकड़ा, तो यही यहाँ पे पहुँच जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ पे पहुँचेगा। जैसे झूला होता है ना, उसी तरीके से ये दोलन करेगा। तो अब यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं, थोड़ा सा सपोज करिए कि जब हमने इसे यहाँ पे ला के छोड़ दिया तो ये 10 सेकंड बाद रुकता है। यानी कि ये यहाँ पे ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे, और फिर अपनी मूल अवस्था में वापस लौटने के लिए, यानी कि यहाँ पे लौटने के लिए वो 10 सेकंड लेता है। कितना लेता है? 10 सेकंड। अब इसके बाद हमने इसके अगल बगल चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया। क्या लगा दिया? चुंबकीय क्षेत्र। यानी कि हमने इसे माना कि ये नॉर्थ पोल है और इसे माना कि ये साउथ पोल है। तो अब क्या होगा? नॉर्थ से साउथ की ओर बनेगा चुंबकीय क्षेत्र, इस तरीके से। ये देखिए, ये क्या बनेगा? पूरा चुंबकीय क्षेत्र। तो अब क्या होगा? अब चुंबकीय क्षेत्र लगाने के बाद हमने देखा कि ये धातु का टुकड़ा जो 10 सेकंड का समय लेता था अपनी मूल अवस्था में रुकने के लिए, अब ये 5 सेकंड में भी या 2 सेकंड में ही रुक जाता है। यानी कि बहुत कम समय लेता है और जल्दी रुक जाता है। इसका मतलब है कि इसे कोई ना कोई तो रोक रहा है, और वो भंवर धाराएं होती हैं। कैसे होती हैं? आइए इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। शुरुआत में जब कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं था तब ये आराम से अच्छे से दोलन करता था और पर्याप्त समय भी लेता था और 10 सेकंड में ये रुक जाता था, क्योंकि इसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। लेकिन अब क्या हो रहा है? जब चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया है तो धातु का टुकड़ा बार बार चुंबकीय क्षेत्र में आता है, फिर निकल जाता है, फिर आता है, फिर निकल जाता है। तो इससे क्या होता है? इस धातु के टुकड़े से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, क्योंकि ये यहाँ से आया, एक रेखा टकराई, 2 रेखा टकराई, 3 रेखाएं टकराई, 4 रेखाएं टकराई, इस तरीके से 8-10 यहाँ से फ्लक्स लगातार चेंज हुआ इसके पृष्ठ से, और फिर वापस आ गया। फिर यहाँ से फिर चेंज हुआ फ्लक्स, फिर वापस आ गया। तो उतने समय में जब फ्लक्स इसका चेंज होता रहता है तो इसमें बंद घेरे के रूप में, चूँकि ये धातु का टुकड़ा है, कॉइल तो है नहीं, तो इसमें बंद घेरे के रूप में इस तरीके से प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती हैं। और प्रेरित धाराएं क्या करती हैं? जिस कारण से उत्पन्न हुई हैं उसी का विरोध करती हैं। तो इसलिए इसमें एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स उत्पन्न होता है, अपोजिट डायरेक्शन में, जो इसे रोकने का काम करता है। इसलिए ये 2 सेकंड में ही रुक जाता है। जबकि पहले जब चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगा था, जब कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं था, उस समय क्या था? जब कोई चुंबकीय क्षेत्र ही नहीं था तो ये आराम से दोलन करता था और अधिक समय लेता था, क्योंकि इसे कोई रोकता नहीं था। लेकिन जैसे हमने चुंबकीय क्षेत्र लगाया तो अब ये दोलन करता है और चुंबकीय क्षेत्र में आता है तो लगातार चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और हम पढ़ चुके हैं कि जब किसी धातु की सतह से या किसी चालक से उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं। ये हम पढ़ चुके हैं कि जब किसी चालक से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पे भी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र में आएगा, फिर वापस चला जाएगा, फिर आएगा, फिर वापस चला जाएगा। तो लगातार यहाँ पे आने से उसमें क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है और इसके कारण इसमें भंवर धाराएं। तो ये एक प्रयोग था जिससे देखा गया कि भंवर धाराएं नाम की कोई चीज़ होती है जिसके कारण इसका जो दोलन है उसमें परिवर्तन देखा गया है।
जब कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं था तो ये 10 सेकंड में रुकता था, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो ये 2 ही सेकंड में रुक जाता है। तो इसको किसी ना किसी ने तो रोका होगा, और वो हैं भंवर धाराएं। तो ये प्रयोग है। अगर आप इसकी व्याख्या लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। यदि किसी धातु के टुकड़े को एक रस्सी से बांधकर, जैसा कि हमने यहाँ पे किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि एक धातु का टुकड़ा है जिसे हमने रस्सी से बांधा है। रस्सी से बांधकर एक मजबूत आधार से बांधकर, फिर रस्सी से जब हमने यहाँ पे बांधा है, फिर यहाँ एक मजबूत आधार से भी बांध दिया है। तो मजबूत आधार से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक दोलन करने के लिए छोड़ते हैं। अब हमने इसको बांध दिया है और इसको दोलन करने के लिए छोड़ दिया है, तो ये यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाए। एक ही धातु का टुकड़ा है जो यहाँ पे बताया गया है, फिर यहाँ पे बताया गया, ये अलग अलग उसकी स्थितियाँ हैं। तो फिर बताया गया है कि मजबूत आधार से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक दोलन करने के लिए छोड़ते हैं तो धातु का टुकड़ा पर्याप्त दोलन करता है। पर्याप्त मतलब पूरे दोलन करता है, यानी 10 सेकंड का समय लेता है, भरपूर समय लेता है और पर्याप्त दोलन भी करता है। लेकिन परंतु इसी धातु के टुकड़े को चुंबकीय क्षेत्र कहाँ रखना है? चुंबकीय क्षेत्र के बीच दोलन करने के लिए छोड़ते हैं। अब ये धातु का जो टुकड़ा है, इसे अगर हम चुंबकीय क्षेत्र के बीच में दोलन करने के लिए छोड़ रहे हैं तो क्या होता है? तो टुकड़ा पर्याप्त दोलन नहीं करता है और वह 2 सेकंड में ही रुक जाता है। अर्थात पहले की अपेक्षा दोलनों की संख्या बहुत कम होती है और ये एक ही बार दोलन किया या 2 ही बार दोलन किए और ये रुक गया, यानी कि बहुत कम समय लिया। वही बात यहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और प्रयोग नंबर 1 का चित्र बना के अगर आप प्रायोगिक व्याख्या करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं। अगर कभी पेपर में पूछ लिया जाए कि भंवर धाराओं से संबंधित किसी एक प्रयोग का वर्णन कीजिए तो आप इस प्रयोग को लिख सकते हैं। तो अब बहुत कम हो जाती है, इसका कारण टुकड़े के अंदर भंवर धाराओं का उत्पन्न होना है। तो ये जो टुकड़ा है इसके अंदर भंवर धाराएं जो हैं उत्पन्न हो जाती हैं। तो अब आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अभी तक हमने जो याद करने वाली चीज़ें हैं वो भंवर धाराओं की डेफिनेशन है, उसके बाद उसका जो फॉर्मूला है वो हमने निकाला है और यहाँ पे प्रयोग नंबर 1, फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये प्रयोग यहाँ पे हो गया और इसमें हमने देखा कि ये रुक क्यों गया, क्योंकि इसमें भंवर धाराएं उत्पन्न हो रही होंगी। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम प्रयोग नंबर 2 देख लेते हैं। प्रयोग नंबर 2 में आपको एक चित्र दिख रहा होगा जिसमें हमने क्या किया है, चुंबकीय सुई को एक दृढ़ आधार से बांध दिया है और इसको भी एक मजबूत आधार, यहाँ से इसे दृढ़ आधार बोलते हैं, इससे बांध दिया गया है एक रस्सी की सहायता से। ये चुंबकीय सुई है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये रेशम का धागा है, ये क्या है, रेशम का धागा, और ये चुंबकीय सुई है। तो दृढ़ आधार से हमने बांधकर धागे में हम ऐंठन देंगे। कैसे? चुंबकीय सुई को घुमाते जाएंगे तो धागे में क्या हो जाएगा, एक ऐंठन उत्पन्न होगा। फिर घुमाने के बाद हम छोड़ेंगे तो वो ऐंठन दूर होगी, यानी कि चुंबकीय सुई उल्टी डायरेक्शन में घूमने लगेगी। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, रेशम के धागे से चुंबकीय सुई को बांध देते हैं और इस धागे को एक दृढ़ आधार से बांध देते हैं। और फिर हम क्या करेंगे, चुंबकीय सुई को घुमाते जाएंगे, जिससे धागे में क्या होगी, ऐंठन होगी, और घुमाते घुमाते फिर हम छोड़ देंगे तो चुंबकीय सुई ऐसे ऐसे घूमने लगेगी उल्टी डायरेक्शन में। तो हम क्या करेंगे, ऐंठन देंगे इस डायरेक्शन में और चुंबकीय सुई जब घूमेगी तो उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी। ठीक है, तो ये दोनों डायरेक्शन। अब इसके नीचे हमने कांच की प्लेट रखी है, तो कांच तो धातु होती नहीं है, तो कांच की प्लेट हमने पहले केस में क्या रखी, यहाँ पे कांच की प्लेट। याद रखना है आपको, ये किसकी प्लेट है, कांच की प्लेट है। तो हमने रेशम के धागे से चुंबकीय सुई को दृढ़ आधार से बांधा और फिर हमने ऐंठन देकर छोड़ देते हैं इस चुंबकीय सुई को। तो ये आराम से घूमती जाती है और वापस से स्वतंत्रता पूर्वक ये पर्याप्त समय लेती है और इसकी जो घूर्णन अवस्था है, ये घूर्णन गति करती है जो चुंबकीय सुई, ये इसकी गति किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं होती है और आराम से ये पूरा ऐंठन जो है समाप्त कर लेती है और ये चुंबकीय सुई घूमती रहती है और इसकी गति में कोई भी चेंजेस नहीं आते। लेकिन कांच की, अभी आपको समझ में आने लगेगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। अब कांच की जगह पर यदि हम धातु का टुकड़ा रखते हैं, कांच की जगह पर किसका टुकड़ा रख दिया, धातु का, तो अब क्या होता है कि अब हम पुनः वही क्रिया दोहराते हैं
और चुंबकीय सुई को ऐंठन देकर छोड़ देते हैं। फिर से हमने घुमाया घुमाया घुमाया, ऐंठन दे दिया, फिर छोड़ दिया। तो अब चुंबकीय सुई उल्टी डायरेक्शन में इस तरीके से घूमती रहती है। तो घूमने से क्या हुआ कि पहले जो गति कर रही थी चुंबकीय सुई स्वतंत्रता पूर्वक, उसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, उसकी गति को कोई प्रभावित नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही हमने धातु का टुकड़ा रखा यहाँ पे, तो उसकी गति जो है वो प्रभावित होने लगी और बहुत ही कम समय के लिए वो घूमी और फिर स्थिर हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण सुनिए। अब ये धातु का टुकड़ा है, तो ये चुंबकीय सुई घूमेगी तो इसके आसपास का चुंबकीय क्षेत्र भी चेंज होगा, यानी वो भी घूमेगा। तो इस धातु के टुकड़े से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स के, मान के चलिए इसका चुंबकीय फ्लक्स के कुछ इस तरीके से है। अब ये घूम रही है तो चुंबकीय फ्लक्स की भी घूम रहा है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र भी घूम रहा है। तो इससे टकराने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में भी लगातार क्या होगा? परिवर्तन होगा, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र इधर जाएगा, फिर ये वाला यहाँ आएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो हैं इससे अलग अलग संख्या में टकराएंगी, जिससे इसमें फ्लक्स उत्पन्न होगा। और हम पढ़ चुके हैं कि किसी धातु के टुकड़े में यदि किसी धातु के टुकड़े से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें बंद घेरे के रूप में प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती हैं, और जिसे हम क्या कहते हैं? भंवर धाराएं कहते हैं। तो इस धातु के टुकड़े में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी, और भंवर धाराएं उत्पन्न होंगी, और भंवर धाराएं क्या करती हैं? अपने ही कारण का विरोध करती हैं। तो इसका विरोध करेंगी, इस चुंबकीय सुई के घूमने का विरोध करेंगी, इसलिए ये घूमती नहीं है, बहुत ही कम घूम के रुक जाती है। जबकि पहले जब कांच रखा था तो ये घूम रही थी और इसकी गति को कोई भी प्रभावित नहीं कर रहा था, क्योंकि कांच धातु थोड़ी है। लेकिन कांच की जगह पर जब हम धातु का टुकड़ा रखते हैं तो ये घूमती है, तो धातु के टुकड़े से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे धातु के टुकड़े में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिन्हें भंवर धाराएं हम लोग कह रहे हैं। ये बंद घेरे के रूप में होती हैं, और ये अपने ही कारण का विरोध करते हैं, यानी इसके घूमने की दिशा का विरोध करेंगी, और ये उतनी पहले जैसा नहीं घूमती और फिर ये रुक जाती है, यानी कि इसके घूमने की दिशा प्रभावित हो जाती है। तो प्रयोग नंबर 2 था ये। अब इसमें आप लिख सकते हैं इस तरीके से, यदि एक चुंबकीय सुई को रेशम के धागे से बांधकर, जैसा कि हमने यहाँ पे चुंबकीय सुई को रेशम के धागे से बांध दिया है, धागे में ऐंठन देकर छोड़ दें तो वह घूमने लगती है। यानी हम धागे में ऐंठन देंगे और छोड़ देंगे तो वह घूमने लगती है। अब यदि इसके नीचे कांच की प्लेट रखी है तो हम देखते हैं कि घूर्णन गति लगभग अप्रभावित रहती है। अगर इस चुंबकीय सुई के नीचे कांच की प्लेट है तो घूर्णन गति अप्रभावित रहती है। इसका मतलब ये है कि ये घूमती रहती है, इसे कोई मतलब नहीं है, ये आराम से घूमेगी और इसकी गति पर्याप्त होगी जितनी होनी चाहिए। लेकिन जब धातु का टुकड़ा रखते हैं, आगे लिखा है, लेकिन यदि घूमती हुई चुंबकीय सुई के नीचे तांबे की प्लेट रख देते हैं, ये धातु है तांबा, तो इसकी प्लेट रखते हैं तो हम देखते हैं कि चुंबकीय सुई घूर्णन गति शीघ्र ही बंद कर देती है। ये जो चुंबकीय सुई है, अगर यहाँ पे तांबे का टुकड़ा रखा हुआ है तो ये चुंबकीय सुई जो है घूर्णन गति जो है, ऐंठन देकर हमने इसे जब छोड़ा था तो ये गति करती है, लेकिन ये शीघ्र ही अपनी गति को रोक देती है। इसका रीजन क्या है? इसमें भंवर धारा है। तो हम देखते हैं कि सुई की घूर्णन गति शीघ्र ही बंद हो जाती है। इसका कारण तांबे की प्लेट में उत्पन्न भंवर धाराएं हैं। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये भी एक प्रयोग है। तो ये भंवर धाराओं से संबंधित है और इससे हमें पता चलता है कि भंवर धाराएं कहाँ कहाँ देखी गई हैं। इसके बाद एक लास्ट प्रयोग और है, इसके बाद हम देखेंगे कि भंवर धाराओं से हमें हानि क्या होती है और इसके क्या उपयोग है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम प्रयोग नंबर 3 करेंगे और इसमें आप देख रहे हैं कि ये कुंडली है, ये धातु का टुकड़ा है, ये धातु का टुकड़ा है जिसे हमने दृढ़ आधार से बांध दिया है, और इसके एक तरफ चुंबकीय क्षेत्र है और दूसरे तरफ दूसरा चुंबकीय क्षेत्र है, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है। इसको हम पलट के भी लिख सकते हैं, यहाँ पे नॉर्थ लिखना ज़रूरी नहीं होता है, अलग अलग तरीके से आप समझ सकते हैं। तो जब हम इस कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के बीच में घुमाते हैं तो क्या होता है कि ये कुंडली पर्याप्त घूमती नहीं है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि देखिए, सबसे पहले तो ये बनेगा चुंबकीय क्षेत्र। अब ये कुंडली घूमेगी तो क्या होगा, और मैं यहाँ पे कुंडली बोल देता हूँ, ये धातु की प्लेट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए,
मान के चलिए ये है धातु की प्लेट। अब ये इस तरीके से रहेगी तो सबसे ज़्यादा चुंबकीय बल रेखाएं टकराएंगी। आप थोड़ी सी कल्पना कीजिए, अगर ये इस तरीके से रहेगी और इस स्थिति में चुंबकीय फ्लक्स अधिकतम होता है, क्योंकि पूरा का पूरा पृष्ठ ये जो है ये चुंबकीय बल रेखाएं इसमें टकराएंगी। लेकिन जब ये घूमेगा धातु का टुकड़ा इस तरीके से, तो अब फ्लक्स कम होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब अधिकतम होता है, इस कंडीशन में अधिकतम होता है, तो इस तरीके से ये कम होता जाएगा और फिर ऐसी स्थिति में सबसे कम होगा। फिर ये यहाँ पे जब ये पलट के ऐसे आएगी, ये कुंडली ऐसे पलट के ऐसे आएगी, तो फिर फ्लक्स बढ़ने लगता है और यहाँ पे अधिकतम। तो कहने का मतलब है कि अधिकतम से 0, 0 से अधिकतम, यानी कि घटता बढ़ता रहता है। तो हम कह सकते हैं कि धातु के टुकड़े से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र के मध्य में घूम रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र के बीच में अगर ये धातु का टुकड़ा घूम रहा है तो अधिकतम और न्यूनतम फ्लक्स हो रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस टुकड़े से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स बदल रहा है, और जब चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा तो इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। तो हम प्रेरित धाराएं एक बंद घेरे के रूप में, क्योंकि धाराएं एक पूरा सर्किट होना चाहिए तो बंद हम लोग बना के चलते हैं, और ये जो है ये प्रेरित धाराएं ही भंवर धाराएं कहलाती हैं। तो ये प्रयोग नंबर 3 हो जाएगा। समझने में काफ़ी आसान होता है। तीनों केस में धातु के टुकड़े से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, और आप धैर्य के साथ यदि देख रहे हैं तो आपको मालूम हो जाएगा कि भंवर धाराएं असल में कुछ भी नहीं है, एक धातु के टुकड़े में उत्पन्न होने वाला विरोधी विद्युत भाग बल है, जो कब उत्पन्न होता है, जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और ये परिवर्तन के कारण जो प्रेरित धाराएं बनती हैं वो बंद घेरे के रूप में बनती हैं, क्योंकि कंप्लीट सर्किट चाहिए। और बंद घेरे के रूप में बनने के बाद क्या होता है कि ये अपने ही कारण का विरोध करती हैं, इसलिए गति का विरोध। अब क्या है, जब ये घूमेगी तो इसमें घूमने से क्या होगा कि इसमें प्रेरित धाराएं उत्पन्न होंगी, यानी भंवर धाराएं उत्पन्न होंगी, इसलिए ये घूमना बंद करेगी, क्योंकि ये अपने ही गति का विरोध कर जाएगी, क्योंकि इसमें प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो रही हैं। और इस तरीके से ये घूमना बंद करेगी, उस साम्य स्थिति की ओर आना प्रयास करेगी। तो ऐसे भी होगी तो वो साम्य स्थिति में आने का प्रयास करेगी। तो बीच बीच में रुकावट उत्पन्न होते हुए ये ऐसा आना चाहेगी, लंबवत से कैसा आना चाहिए, समांतर आना चाहेगी, और ऐसी स्थिति में हम इन्हें बोलते हैं अवमंदित दोलन। क्या बोलते हैं? अवमंदित दोलन। तो ऐसा अवमंदित दोलन का मतलब है कि रुक रुक कर ये गति जो है रुक ही जाती है। मतलब कि ये समझिए कि पहले ये तेज़ स्पीड के साथ घूम रही है, लेकिन अचानक से इसमें कोई जैसे कोई घूमती हुई चीज़ में आप उसे पकड़ने का प्रयास करें तो क्या होगी, वो चीज़ रुक जाएगी, लेकिन डायरेक्ट नहीं रुकेगी, बीच में पहले झटके लेगी। तो अवमंदित को हम झटके से यहाँ पे तुलना कर सकते हैं। झटका लेकर ये क्या होगी, अगर ज़्यादा हाई स्पीड से घूमेगी, अगर ये धातु का टुकड़ा जो है अगर ये ज़्यादा हाई स्पीड से घूमेगा तो इसका सीधा सा मतलब है कि हाई स्पीड से फ्लक्स चेंज होगा, और जब हाई स्पीड से फ्लक्स चेंज होगा तो बहुत ही तीव्र प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, बहुत ही तीव्र भंवर धारा उत्पन्न होगी, और इसके कारण ये झटके से अपनी साम्य स्थिति में आने का प्रयास करेगी। तो इसको अपन बोलते हैं अवमंदित दोलन। तो ये प्रयोग नंबर 3 था। इसकी व्याख्या आपको स्वयं से लिखना है, ये मैंने आपको होमवर्क दिया है, तो आप इसकी व्याख्या जो है आप स्वयं से लिखेंगे और देखते हैं कि आप पे बनती है कि नहीं। और जैसे हमने प्रयोग 1 की व्याख्या की है, प्रयोग 2 की, आप इसे खुद से लिख के देखिए और खुद ही इसकी जाँच कीजिए कि मैंने सही लिखा है कि नहीं। ठीक है, आप कैसे जाँच करोगे? जो मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, उसी तरीके से आपको लिखना है। तो हमारे क्रम में हमने ये देखा कि भंवर धाराएं क्या होती हैं। तो भंवर धाराएं क्या हैं? किसी धातु के टुकड़े से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती हैं, जिन्हें भंवर धाराएं कहते हैं, और ये बंद घेरे के रूप में होती हैं। और कैसे उत्पन्न होती हैं? तो आंसर है धातु के टुकड़े में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से। ठीक है, अब भंवर धाराओं के लिए सूत्र हमने निकाला है। सूत्र कौन सा है? I बराबर 1/r माइनस है आगे 1/r
d∅/dt। तो ये भी नहीं भूलना है। देखिए रिवीजन, क्विक रिवीजन बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आप जो भी पढ़ रहे हैं वो आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद भंवर धाराओं का प्रायोगिक प्रदर्शन है। तो हमने प्रयोग 3 किए हैं। प्रयोग 1 में हमने क्या समझा, ये वाला फिनोमेना जिसमें ये धातु का टुकड़ा ऐसे चलता है तो चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, जिससे फ्लक्स चेंज होता है, जिससे भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं। प्रयोग 2 में हमने क्या समझा, इस चुंबकीय सुई को रेशम के धागे से बांधकर दृढ़ आधार से यदि हम बांध देते हैं और ऐंठन देकर छोड़ते हैं, तो अगर कांच की प्लेट होती है तो ये आराम से गति करती रहती है, इसकी घूर्णन गति में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब धातु का टुकड़ा रख देते हैं तो इसकी घूर्णन गति में फर्क पड़ता है और ये जल्दी ही रुक जाती है। इसका कारण है कि चुंबकीय फ्लक्स में धातु के टुकड़े से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स लगातार परिवर्तित होता रहता है, जिससे ये रुक जाती है। तीसरा प्रयोग हमने क्या देखा, ये वाला। इसमें हमने धातु के टुकड़े को 2 चुंबकीय ध्रुवों के बीच घुमाया है, तो ये क्या होती है, अवमंदित दोलन करती है। वही चीज़ है, लगभग सेम टू सेम चीज़ें हैं। सभी में यही बताया गया है कि धातु का जो टुकड़ा है उसमें चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होगा, जिससे बंद घेरे के रूप में धाराएं उत्पन्न होंगी, और यही भंवर धाराएं हैं जिसके कारण ये कोई भी चीज़ या गति करती हुई चीज़ रुकती है। अगर इसका हम सारांश निकालें तो यही है कि गति का विरोध करती है। और ये धाराएं अगर ज़्यादा तीव्र होंगी, ज़्यादा तीव्र धाराएं होंगी, कब होंगी, जब ज़्यादा तीव्र चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो ये जो विद्युत धारा है ये ऊष्मा के रूप में क्षय होने लगती है। अब यही चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए पढ़ते हैं भंवर धाराओं से हानि। तो भंवर धाराओं से हानि में वही बात लिखी है कि भंवर धाराओं के उत्पन्न होने से विद्युत ऊर्जा का बहुत अधिक भाग ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में व्यय हो जाता है। कोई भी धातु का टुकड़ा है, जैसे कि यही मान लीजिए, अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे भंवर धाराएं उत्पन्न हो रही हैं। तो भंवर धाराओं के उत्पन्न होने से, इसमें भंवर धाराओं के उत्पन्न होने से ये जो विद्युत ऊर्जा है, ये जो धातु का टुकड़ा है, ये गर्म होने लगता है। ये कैसे होने लगता है, गर्म, यानी हीटिंग इसमें वो आ जाती है, हीटिंग आ जाती है, ये गर्म होने लगता है। तो इसे हम कहते हैं कि जो विद्युत ऊर्जा है इसे गर्म कर रही है, यानी विद्युत ऊर्जा का बहुत अधिक भाग ऊष्मा के रूप में क्षय हो रहा है, ऊष्मा के रूप में क्षय हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऊष्मा के रूप में क्षय ना हो इसके लिए कुछ प्रयोग या इसका कुछ शेप बदल देंगे। अभी फ़िलहाल आपको इतना समझना है कि जो भंवर धाराओं से हानि क्या होती है, कि भंवर धाराओं से जो हानियाँ हैं वो मैंने यहाँ पे लिख के रखी है, और यही आपको लिखना है कि भंवर धाराओं के उत्पन्न होने से विद्युत ऊर्जा का, जो भंवर धारा उत्पन्न हो रही विद्युत ऊर्जा का बहुत अधिक भाग ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में व्यय हो जाता है, यानी कि वो गर्म हो जाता है धातु का टुकड़ा, तो ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में व्यय हो जाता है। अतः इनको कम करना अत्यंत आवश्यक है। किसको कम करना, ये जो ऊष्मीय प्रभाव हो रहा है इसको कम करना बहुत ही ज़रूरी है। तो कैसे कम किया जा सकता है, तो इसके लिए कुछ इस तरीके का शेप बनाया जाता है। ये देखिए, तो यहाँ पे क्या है, ये हमने बीच बीच में यहाँ पे उसको प्लेट को या धातु के टुकड़े को काट दिया है। ये देखिए खाली जगह है ये वाली, और ये जो है भरी जगह है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल हमने कम किया है। और यहाँ पे देखिए, तो भंवर धाराएं बनने में यहाँ पे देखिए भंवर धाराएं नहीं बन पाती हैं, ये देखिए। और साथ ही साथ अगर हम ध्यान से देखें तो इसके साथ में ऐसी कई प्लेटें लगाई जाती हैं जो पटलित लगाई जाती हैं। अब वो पटलित का क्या मीनिंग है मैं आपको चित्र के माध्यम से बता देता हूँ। ये देखिए, एक इधर यहाँ पे लगाएंगे, ऐसे ही शेप का लगाएंगे ये, और फिर उसके बाद उसके नीचे एक और प्लेट लगाएंगे ऐसी ही, फिर उसके नीचे एक और प्लेट लगाएंगे ऐसी ही, और फिर एक और प्लेट लगाएंगे बिल्कुल ऐसी। अब इनको जोड़ते कैसे हैं, तो जोड़ने के लिए हम बार्निश का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बार्नस कहते हैं। तो यहाँ पे दोनों में चिपका देंगे। तो इससे क्या होता है कि ये जो क्रोड है ये कैसे हो गए, पटलित हो गए। इन्हें बोलते हैं पटलित क्रोड, और इंग्लिश में हम इन्हें लैमिनेटेड कोर भी बोलते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक के ऊपर एक रख के बीच में बार्निश भर के, बार्निश मतलब कि वही जो मैंने आपको बताया बार्निश, तो यहाँ पे हम भर देते हैं। तो इससे भंवर धाराएं कम हो सकती हैं, लेकिन कभी भी याद रखिए भंवर धाराओं को कम तो किया जा सकता है, लेकिन कभी भी इनको पूरी तरीके से समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो एक महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है कि भंवर धाराओं को कम किया जा सकता है, परंतु पूर्ण रूप से समाप्त
नहीं किया जा सकता है। तो कम करने के लिए क्या हमने तकनीक अपनाई है, तो उसके लिए हमने नॉर्मल जो धातु का टुकड़ा था उसको 20 से काट दिया। 20 से काटने का मतलब इसकी डिज़ाइन जो है कुछ इस तरीके से कर दी। तो ये देखिए, और इसके बाद एक के पीछे एक हमने ऐसी पटलित कोड लगाई हैं। ये देखिए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। तो इन्हें हम पटलित कोड इन्हें कहते हैं, जबकि ये शेप पहले हम बना लेते हैं, पर ये शेप इसके बाद एक के बाद तो लेमिनेटेड हो जाता है ये। तो इस जो टेक्निक है, इससे जो भंवर धाराएँ हैं वो कम हो जाती हैं, और ऐसी स्थिति में भंवर धाराएँ जब कम होंगी तो ऊष्मा का बहुत कम भाग व्यय होगा, जो कि विद्युत ऊर्जा से लिया गया है। तो विद्युत ऊर्जा का बहुत कम भाग जो ऊष्मा के रूप में व्यय हो रहा था वो अब व्यय नहीं होगा, और दोलन भी अवमंदित नहीं होते हैं। तो ये है। लेकिन भंवर धाराओं के उपयोग भी हैं, क्योंकि भंवर धाराएँ अच्छी भी हैं कहीं जगह। कहीं कहीं भंवर धाराओं से हम बहुत सारा इस्तेमाल करते हैं। तो भंवर धाराएँ कभी कभी हेल्पफुल भी होती हैं, कभी कभी यहाँ पे हमें दिक्कत पैदा करती हैं। तो जैसे घर्षण होता है, घर्षण हमारे लिए हेल्पफुल भी है और कभी कभी वो दिक्कत भी पैदा करता है। इसी तरीके से भंवर धाराएँ हैं, क्योंकि कभी कभी हमें किसी चीज़ को रोकना भी तो पड़ता है, तो उसके लिए हमें भंवर धाराओं का इस्तेमाल हम करते हैं। तो आइए अब हम भंवर धाराओं के उपयोग देख लेते हैं। भंवर धाराओं के मुख्य 4 उपयोग हैं। सबसे पहले चल कुंडली धारामापी को रुद्ध दोल बनाने में, दूसरा है विद्युत ब्रेक या स्पीडोमीटर में, तीसरा है प्रेरण मोटर में, और चौथा प्रेरण भट्टी में। लेकिन ये उपयोग कैसे होते हैं, आइए इनको एक एक करके समझ लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, भंवर धाराओं के उपयोग हैं, और लास्ट में मैं आपको नोट्स भी दूंगा। अगर आप इतने पेशेंस के साथ देख रहे हैं और यहाँ तक आप देख चुके हैं तो निश्चित ही आप पढ़ने में लगन वाले बच्चे हैं, और ऐसी स्थिति में नोट्स भी आपको काफ़ी काम में आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चल कुंडली धारामापी को रुद्ध तुल बनाने में इसको समझते हैं कि कैसे इसका उपयोग होता है। चल कुंडली धारामापी आपने ये पहले पढ़ा हुआ है, और चल कुंडली धारामापी में इस तरीके का एक चित्र होता है, और ये आप देख रहे हैं, ये एल्यूमिनियम का फ्रेम लगाया जाता है। इसके अंदर नर्म लोहे का क्रोड होता है। और लेकिन ये फ्रेम क्यों लगाया जाता है, तो इसका आंसर है कि फ्रेम लगाने से, जो कि एल्यूमिनियम का है, धातु का है, तो इसमें भंवर धाराएं उत्पन्न होंगी, और भंवर धाराएं ही इसको विक्षेपित स्थिति से वापस लाने में हेल्प करती हैं। जैसे इसमें धारा बहाएंगे तो ये विक्षेपित होगा, जो कि चल कुंडली धारामापी है, तो ये विक्षेपित होगा। लेकिन वापस लाने के लिए इसकी गति को रोकना पड़ेगा। तो गति को रोकने के लिए यहाँ पे कोई धातु का फ्रेम होना चाहिए, या धातु का कोई टुकड़ा होना चाहिए, जिससे उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न हो, क्योंकि ये घूमता है। और ये कहाँ घूमता है, चुंबकीय क्षेत्र में। इसको हम लोग अच्छे से समझ भी चुके हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में जब ये घूमता है तो क्या होगा, इस धातु के टुकड़े से, इसे एल्यूमिनियम का फ्रेम बोल रहे हैं, ये धातु का तो टुकड़ा ही है, तो इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा कि नहीं, आप बताइए। ये घूमेगा जब इस तरीके से, जैसे मैंने बताया ये फ्रेम है, तो ये ऐसे घूमेगा ना चुंबकीय क्षेत्र में, इस तरीके से घूमेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र लगातार इसका बदलेगा, चुंबकीय क्षेत्र से तो इसका चुंबकीय फ्लक्स भी बदलेगा लगातार। तो जब चुंबकीय फ्लक्स लगातार इसका बदलेगा तो इसमें भंवर धाराएं उत्पन्न होंगी ना, और भंवर धाराएं उत्पन्न होंगी तो इसकी गति का क्या करेंगी, विरोध करेंगी। तो विरोध करेंगी जब इसकी गति का, तो जब इसमें करंट बहाई जाती है तो इस तरीके से ये विक्षेपित होता है इसका तीर, लेकिन वापस पुनः स्थिति में कौन लाता है, तो ये भंवर धाराएं जो उत्पन्न हुई हैं गति का विरोध करती हैं, तो वापस जैसे ही धाराएं बंद होती हैं ये इस तरीके से आ जाता है। इसको थोड़ा और आराम से समझिए। जैसे ही हमने इसमें करंट प्रवाहित की, तो करंट प्रवाहित करी तो ये विक्षेपित हो जाएगा इस तरीके से, लेकिन इसमें भंवर धाराएं भी उत्पन्न हो जाएंगी, क्योंकि ये घूमा है। तो क्योंकि इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ है तो ये घूम गया, जिससे इसमें भंवर धाराएं भी उत्पन्न हुई। तो ये विक्षेपित स्थिति में एल्यूमिनियम फ्रेम में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, इसलिए ये वापस अपनी स्थिति में लाने के लिए काम में आती हैं। तो भंवर धाराओं का ये है कि चल कुंडली धारामापी को रुद्ध दोल बनाने में, रुद्ध दोल बनाना मतलब कि गति को रोकने में, चल कुंडली धारामापी के जो विक्षेपक है तार, इसकी जो विक्षेपक हुई है उसके बाद उस गति को वापस लाने में, रुद्ध दोल बनाने में, यानी कि ये इस डायरेक्शन में घूमा है तो वापस इस कंडीशन में लाने में, इसे बोलते हैं रुद्ध दोल बनाने में।
और साथ में जब ये घूमता है इस तरीके से, तो विक्षेपक स्थिति जो होती है उसमें ये तुरंत ही स्थिर हो जाता है, क्योंकि इसमें भंवर धाराएँ उत्पन्न हुई हैं। तो ये भी इसका एक फ़ायदा है यहाँ पे। दूसरा देखते हैं। तो पहला तो आपको याद हो गया, इसकी डिटेल में नहीं लिखना है, केवल उपयोग में इतना ही लिख के आना है कि चल कुंडली धारा मापी को रुद्ध दोल बनाने में। इसके बाद दूसरा देखिए, विद्युत ब्रेक तथा स्पीडोमीटर में। अब ये क्या है, इसको समझते हैं। तो जितनी भी इलेक्ट्रिक ट्रेन होती हैं, या हमारी कार होती है, या जीप होती है, जो भी है, और इनमें जो पहिया लगा रहता है, पहिए के साथ एक ड्रम लगा रहता है जो धातु का होता है। ये क्या है, ड्रम, जो धातु का ड्रम होता है। अब पहिए के साथ साथ ये ड्रम भी घूमता रहता है। लेकिन जब हमें ब्रेक लगाना होता है, तो ब्रेक लगाने में हम क्या करते हैं, इस ड्रम के आसपास चुंबकीय कुंडलियां लगी रहती हैं, या अपन इस तरीके से भी बोल सकते हैं विद्युत चुंबक लगे रहते हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो ये विद्युत चुंबक हैं। तो इनमें जब हमें ब्रेक लगाना होता है, तो इन विद्युत चुंबक में धारा प्रवाहित करते हैं। तो धारा प्रवाहित करने से क्या बनता है, एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है। अब ये चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा इस तरीके से, तो ये ड्रम घूमेगा, और चुंबकीय क्षेत्र में जब ये धातु का टुकड़ा है, ये तो है ड्रम, तो जब ये घूमेगा तो इसमें भंवर धाराएं उत्पन्न होंगी, और भंवर धाराएं उत्पन्न होंगी तो ये इस चक्के के साथ में ही जुड़ा हुआ है, तो ये क्या करेगा, चक्के की गति का विरोध करेगा। तो इस तरीके से विद्युत ब्रेक लग जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि विद्युत ब्रेक या स्पीडोमीटर में। और स्पीडोमीटर में कैसे हुआ, इसके लिए जब ये रुकता है तो इससे एक संकेतक जुड़ा रहता है जो स्पीडोमीटर की चाल को बताता है कि ये रुक गया है, तो स्पीडोमीटर उसमें कम दिखाता है। तो ये अलग चीज़ है, तो इसी से जुड़ा रहता है। लेकिन तो ये जब रुकता है तो स्पीडोमीटर की चाल भी मतलब कि कम बताता है। यहाँ पे आपको लिखना है विद्युत ब्रेक में। तो पहला उपयोग हो गया चल कुंडली धारा मापी को रुद्ध दोल बनाने में, दूसरा हो गया विद्युत ब्रेक तथा स्पीडोमीटर में। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा है प्रेरण मोटर में। तो प्रेरण मोटर को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जो इंडक्शन मोटर आपने देखी होगी, जो हमारे लिए यहाँ पे विद्युत पंप में लगाई जाती है, या पानी खींचने के लिए विद्युत पंप में लगाई जाती है। तो उसमें पूरी प्रोसेस तो बहुत बड़ी प्रोसेस है, तो थोड़ा सा समझा देते हैं यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे कोई बेलनाकार कुंडली हमने बनाई, ये देखिए इस तरीके से, और इसमें क्या होता है कि इस तरीके का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं जो स्थिर ना होकर घूमता रहता है, यानी कि स्थिर ना नहीं है और वो केवल घूमता है। अब इसके अंदर कोई धातु का बेलन लगा देते हैं। तो धातु का बेलन जब लगाएंगे तो इस धातु का एक टुकड़ा ही है, तो इसमें भंवर धाराएं उत्पन्न होंगी। तो भंवर धाराएं जब उत्पन्न होंगी तो बेलन तथा यहाँ पे देखिए बेलन है जो चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करेंगी। जो भंवर धाराएं इसमें उत्पन्न हो रही हैं, ये क्या करेंगी, इसके चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करेंगी। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र तो लगातार घूम रहा है, तो इसे भी विरोध करने के लिए लगातार क्या होना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा। तो ये बेलन भी फिर घूमने लगता है। इसलिए इसका प्रयोग पंखों में भी किया जाता है। पंखों के साथ साथ पानी खींचने वाले पंप में भी किया जाता है। ये विद्युत मोटर का काम करने लगते हैं, इसलिए हम इसे इंडक्शन मोटर भी बोलते हैं। तो इस तरीके से भंवर धाराओं का यहाँ पे इस्तेमाल है। आगे देखते हैं प्रेरण भट्टी में। तो प्रेरण भट्टी में धातुओं को सीधा पिघला दिया जाता है, और इसके लिए हम मान लेते हैं कि ये धातु का टुकड़ा है जो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र। अब प्रबल चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से विद्युत वाले चुंबकीय क्षेत्र बनाएंगे, जिसमें यहाँ पे तार लगे हुए हैं, तो इसमें हम उच्च धारा प्रवाहित करेंगे तो बहुत ही उच्च चुंबकीय क्षेत्र होगा, और धारा का मान लगातार बदलते रहेंगे। धारा का मान बदलने से क्या होगा, यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स भी लगातार बदलेगा इस धातु के टुकड़े से बद्ध। तो जब और तीव्र यहाँ पे क्या करेंगे, तीव्र धारा प्रवाहित कर रहे हैं और उसमें भी परिवर्तन कर रहे हैं, जिससे एक तीव्र चुंबकीय क्षेत्र बनेगा और तीव्र चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा, जिससे इसमें भंवर धाराएं भी कैसी होंगी, बहुत ही तीव्र उत्पन्न होंगी। और भंवर धाराओं के उत्पन्न होने से हम जानते हैं कि ऊष्मा उत्पन्न होती है, और इतनी तीव्र ऊष्मा इसमें उत्पन्न होगी कि ये पिघल जाएगा, गर्म होकर पिघल जाएगा। तो ये भट्टी में धातुओं को पिघलाने के लिए हम इस भंवर धाराओं का इस्तेमाल करते हैं।
क्योंकि भंवर धाराओं से ही तो ये हीट उत्पन्न हुई है और इस हीट के कारण ही ये पिघल गया है। तो हम किसी भी धातु के टुकड़े को पिघला सकते हैं अगर उसे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में और बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र में रखें। और चुंबकीय क्षेत्र बदल कैसे रहा है, धारा का मान हम लोग बदल रहे हैं, जिससे ये चुंबकीय क्षेत्र भी बदल रहा है। तो चौथा उपयोग है प्रेरण भट्टी में। तो ये चारों उपयोग आपको अच्छे से याद कर लेने हैं और बिल्कुल अच्छे से ये पॉइंट में आपको लिखना है। पूरा आपको इनका विवरण नहीं लिखना है, पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है, केवल इतना ही। अगर अलग से पूछा जाए कि चल कुंडली धारा मापी को रुद्धदोल बनाने में भंवर धाराओं का किस प्रकार इस्तेमाल होता है, तब जो आपने समझा है वैसे ही लिखना है। तो इसमें इन चारों में भी पूछा जा सकता है वैसे। और अगर डायरेक्ट लिखा है कि भंवर धाराओं के उपयोग लिखिए, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर हम अपने क्रम में आगे बढ़ें तो हम देख सकते हैं कि हमने उपयोग पढ़ लिए हैं। अब हमें देखना है कि नोट्स कैसे इनके बनने हैं। तो आइए एक नज़र डाल लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो ये नोट्स का ही मैंने पेज रखा हुआ है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पे एक प्रयोग भी यहाँ पे समझाया गया है। जो हमने प्रयोग समझे हैं उनमें से एक प्रयोग है ये। तो इसका भी आप पूरी भाषा व्याख्या सहित लिख सकते हैं। नोट्स में दी गई है, आप चाहें तो नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके लिए आप हमारी वेबसाइट notes.by.sandeep.com बिना स्पेस दिए लिखेंगे तो फ्री में आपको बिल्कुल नोट्स मिल जाएंगे। तो आप अपनी तैयारी को और अच्छा बना सकते हैं। तो ये देखिए, इसके बाद भंवर धाराओं से संबंधित एक क्वेश्चन और आया है। ये तो दर्शाने वाले प्रयोग का वर्णन करने के लिए बोला गया है। एक क्वेश्चन और है कि भंवर धाराएं क्या हैं, ये क्यों उत्पन्न होती हैं, इनके 3 उपयोग लिखिए। तो इसका आंसर भी आप नोट कर लीजिए। तो इसका आंसर जो लिखा है वो है प्रश्न क्रमांक 14, देखें, यानी कि यही है। तो बस क्वेश्चन को बताया गया है कि क्वेश्चन कैसे बदल के आ सकता है, लेकिन आंसर सेम रहेगा। तो इस तरीके से। लेकिन इसके बाद और भी क्वेश्चन है भंवर धाराओं से रिलेटेड, जो कि नोट्स में है। जैसे है कि भंवर धाराओं के से कौन कौन सी हानियाँ हैं तथा इन्हें रोकने के कौन कौन से उपाय हैं, तो ये हमने पढ़ा है। भंवर धाराओं को कम करने के लिए क्रूड पटलित बनाए जाते हैं और ये हमने अच्छे से समझा भी है। और विद्युत उपकरणों में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है ये सब, जो कि चोक कुंडली है, प्रेरण कुंडली, ट्रांसफार्मर, डायनमो, धारा मापी, ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, ट्रांसफार्मर, डायनमो। तो बस अभी थोड़ा सा यहाँ पे लिखना बस है, बाकी समझ जाओगे जब आप, तो इसको भी आप ध्यान से समझ लोगे कि ये क्या है। तो अगर पॉसिबल हो तो आप नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उसमें सिस्टमेटिक और सही तरीके से लिखा है जैसा आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना है। तो उससे आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी होगी। और नोट्स के अकॉर्डिंग ही प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो पूरा का पूरा अध्ययन उसी से आप कर सकते हैं। और यदि आपके कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।